गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों आइए आज आप लोगों को बताते हैं संविधान निर्मात्री एवं उनके अध्यक्ष, संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। और हमारे यह संविधान का भाग वीडियो नंबर 4 है। ठीक है ना दोस्तों, कुछ दिन बाद हम प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा। और अभी हम आपको ऐसे बता रहे हैं, आगे चल के कुछ दिनों में हम बहुत जल्दी हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज बताएंगे। ठीक है ना, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट का बताएंगे। ठीक है ना। आइए अब आपको हम पुराने वीडियो में बताए थे कि संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, क्योंकि समितियों के माध्यम से संविधान का निर्माण होना संभव हो पाया। और आप लोगों को ये समितियां हम आज बताएंगे, क्योंकि आप लोग केवल प्रारूप समिति को जाने हैं, उसके अतिरिक्त भी हम समितियां हैं उसको बता दे रहे हैं। ठीक है ना। और आज कितनी तारीख है? 14 जनवरी है। आप लोगों को पता होगा कि 14 जनवरी आज मकर संक्रांति है। 14 जनवरी को हिंदू धर्म का लगभग यह पहला ऐसा त्यौहार है जो मतलब इसकी तिथि क्या होती है, लगभग निश्चित होती है। तिथि क्या होती है इसकी? निश्चित होती है। ठीक है ना, 14 जनवरी को। और 14 जनवरी के बारे में आपको बता दें तो 14 जनवरी को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? प्रश्न बहुत आता है, आपको इसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। तो किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। आपको पता है पानीपत कहाँ है? हरियाणा राज्य में, जिसको बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अब तीसरा युद्ध हम आपको बताएं, 2 युद्ध और भी जान लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, क्योंकि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होता है। ठीक है ना। और बाबर इब्राहिम लोदी को जब समाप्त कर देता है लोदी वंश, तो लोदी वंश के बाद मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर, एक नए वंश की। ठीक है ना। फिर उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है 1556 में होता है। 1556 में आप जानते हैं कि अकबर भी क्या था? मुगल वंश का था। तो 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल होता है। तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। और तृतीय युद्ध अभी हमने आपको बताया। यहाँ तीनों युद्धों से भी प्रश्न बनते हैं, कभी कभी किसके बीच हुआ, कभी कभी सन भी पूछ लेता है। ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियों पे, जो बड़ी बड़ी समितियों का गठन किया गया था। ठीक है ना। आइए, तो आप जानते हैं कि प्रारूप समिति को बहुत जानते हैं, तो आप जानिए प्रारूप समिति। आपको शाब्दिक अर्थ से लग रहा होगा इसके नाम से, प्रारूप समिति मतलब प्रारूप तैयार करने वाली समिति थी, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति थी। ठीक है ना, कि संविधान का प्रारूप कैसे होना चाहिए, क्या क्या उसमें होने चाहिए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। और आपको पता है बी.आर. अम्बेडकर, आज 14 जनवरी है, बी.आर. अम्बेडकर की जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को। मतलब 14 अप्रैल क्या मनाई जाती है? अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक है ना। अब आइए, इनका जन्म मध्य प्रदेश के महो में हुआ था, बी.आर. अम्बेडकर जी का, भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है ना। अब आइए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.एल. नेहरू। ठीक है ना, जे.एल. नेहरू थे। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, जो आगे चल के पहले भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है ना। और पहले विदेश मंत्री भी यही थे। ठीक है ना। और आपको पता है बी.आर. अम्बेडकर का भी जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, पर इनका 14 तारीख है, पर मंथ आपका जो माह है वह माह अलग है, इनसे भिन्न है। इनका जो जन्म हुआ था 14 नवंबर को हुआ था, और 14 नवंबर को इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और उस दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। अब आइए झंडा समिति पे आते हैं। किस पे आते हैं? झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष भी बहुत बार बार पूछे जाते हैं। पुरानी किताबों में आपको अपडेट नहीं मिलेगा। और इसके झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको पता है झंडा, हमारा झंडा क्या है? तिरंगा है। ठीक है ना। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, जिसको पिंगाली वेंकैया ने बनाया था, वह आंध्र प्रदेश के। ठीक है ना। और तिरंगे में आप जानते हैं 3 रंग है, हरा, सफ़ेद और केसरिया है। ठीक है ना, जो तीनों रंग अलग अलग चीज़ के प्रतीक हैं। उसमें एक 24 तीलियाँ होती है, और वो 24 तीलियाँ 24 घंटे का प्रतीक है, जो सारनाथ से ली गई है। और वहाँ पे लगभग 31 तीलियाँ, वहाँ से 24 तीलियाँ ही ली गई है, जो 24 घंटे का प्रतीक हैं। ठीक है ना। तो आपका झंडा पिंगाली वेंकैया ने बनाया था 1931 में लगभग उसको, जिसको। और झंडा समिति, आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकृति दी थी?
22 जुलाई 1947 को, ये बाई डेट प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृति दी गई थी, 22 जुलाई 1947 को। और अगर प्रश्न पूछा जाता है ये भी बहुत बार बार, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहीं कहीं आपको जेबी कृपलानी पुरानी किताबों में मिलेगा, ठीक है ना, जो सुचेता कृपलानी के पति होते हैं जेबी कृपलानी, ठीक है ना। और सुचेता कृपलानी वही होती हैं जो उत्तर प्रदेश और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होती हैं। आइए अब संचालन समिति पे आते हैं। संचालन समिति मतलब उस समिति का क्या काम था कि संचालन उसका कैसे किया जाए संविधान सभा का, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और नियम एवं प्रक्रिया समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है कि नियम क्या होता है और प्रक्रिया, मतलब कुछ नियम होते हैं जिनको किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है या लागू किया जाता है। तो उस चीज़ के नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको हम मुख्य समितियां बता रहे हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं लगभग, ठीक है ना। और आपको पता है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, यह एक है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति एक है। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जानते होंगे। इनका जन्म 31 तारीख को होता है, जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आपको पता है स्वतंत्रता के समय लगभग 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। इन सारी देशी रियासतों को एकत्र करने का जो श्रेय जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से यह विख्यात हैं और अभी यह विश्व में भी विख्यात हैं, क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊँची प्रतिमा है, सबसे ऊँची मूर्ति है, वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। किस राज्य में है, भारत में है, भारत के गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है ना। ये सरदार मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी। अब आइए एक अल्पसंख्यक उप समिति थी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, और यह संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, हरीश चंद्र मुखर्जी। और अल्पसंख्यक आप जानते होंगे इसमें बहुत सारी जातियाँ आती हैं, ठीक है ना, पारसी, सिख, जैन, और इन सब को संविधान में हमारे अधिकार भी दिया गया है, मूल अधिकार की श्रेणी में आता है। आपको पता है भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया संविधान के, जो 12 से 35 तक है। तो वहीं अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को क्या दिया गया, अधिकार, वो अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करके अपने धर्म का, अपने जाति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन था, एच.सी. मुखर्जी। और राज्यों के लिए अलग समिति बनाई गई थी। दोस्तों उस समय राज्य को जो है हम प्रांत के नाम से जानते थे, उस समय हम प्रांत के नाम से जानते थे, ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश आज एक राज्य है, इसके पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहते थे। 12 जनवरी क्या 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा, 24 जनवरी से। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। उस समय राज्य को प्रांत कहते थे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब वो आता है देशी रियासत, क्योंकि आपको पता है स्वतंत्रता के पूर्व या स्वतंत्रता तक देशी रियासतें हुआ करती थी, और संविधान निर्माण के समय लगभग 565 देशी रियासतें हुआ करती थी, ठीक है ना, जो अंत में भारत में विलय होती हैं। इन्हीं सबको एकीकरण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, लौह पुरुष जी को, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको 562 देशी रियासत मिलेगी, ठीक है ना, कहीं कहीं आपको 552 देशी रियासत मिलेगी, और आपको कहीं कहीं मिलेगी बाकी 565 देशी रियासत थी, जिनमें से 3 देशी रियासत थी। इनको छोड़कर अन्य सभी लगभग 562 देशी रियासतें भारतीय परिसंघ में शामिल कर लिए गए। परिसंघ आपको जान रहे, हमारा जो संघ हुआ था करता था वह परि था, मतलब किसी के ऊपर, जैसे एक स्वतंत्र होता है एक परितंत्र होता है, मतलब अधीन था, इसलिए हमारा संघ कैसा था, परिसंघ था, मतलब अधीन संघ था। तो उसमें 3 को छोड़ करके शेष सारी देशी रियासतें 562, यहाँ पे आप देखेंगे तो 549 देशी रियासतें भारत में विलय कर ली गई थी आसानी से, बिना किसी झंझट के, बिना किसी कार्यवाही के। पर ये 3 देशी रियासत थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इन तीनों को अलग से बाद में भारतीय परिसंघ में शामिल किया गया था, अलग अलग कार्रवाइयों के माध्यम से, ठीक है ना, और अलग अलग कार्यवाहियों के माध्यम से इनको शामिल किया गया था। जैसे कि आप लोग हैदराबाद जानते हैं, हैदराबाद को कहाँ है, भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है, ठीक है ना। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। हैदराबाद 4 मीनार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। हैदराबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, 4 मीनार के लिए प्रसिद्ध है। इसको क्या कहते हैं, हाईटेक सिटी भी कहते हैं, ठीक है ना।
और मोतियों का शहर भी कहते हैं भारत में हैदराबाद को, ठीक है ना। और हैदराबाद और आंध्र प्रदेश को एक झील जोड़ती है जिसका नाम है हुसैन सागर झील, ठीक है ना, जो हैदराबाद से प्रश्न बनते हैं आपका, ठीक है ना। हैदराबाद में निजाम शाही शासक हुआ करता था। जब आप गोलकुंडा, बीजापुर, हैदराबाद पढ़ेंगे उस समय हैदराबाद में निजाम शाही शासक हुआ करते थे, ठीक है ना। अब आइए जूनागढ़। हैदराबाद को भारतीय परिसंघ में कैसे शामिल किया गया? पुलिस कार्यवाही के माध्यम से। हैदराबाद को भारतीय परिसंघ में कैसे शामिल किया गया था? पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारतीय परिसंघ में हैदराबाद का विलय कर लिया गया था। अब आते हैं दूसरा आपका रियासत, दूसरा रियासत है जूनागढ़। जूनागढ़ ऐतिहासिक भी है, ठीक है ना। जूनागढ़ किस राज्य में, पहले ये जान लीजिए, कहाँ पे है? गुजरात प्रांत में है, ठीक है ना। गुजरात को पहले सौराष्ट्र कहते थे और गुजरात को जो अलग किया गया है महाराष्ट्र से अलग किया गया। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया। गुजराती भाषियों को अलग कर दिया गया, मराठी भाषियों को महाराष्ट्री कर दिया, ठीक है ना। तो जो ये जूनागढ़ है गुजरात प्रांत आज गुजरात में आता है। जूनागढ़ का यह अभिलेख भी है, जूनागढ़ का रुद्र दामन का अभिलेख है, ठीक है ना। लगभग 150 ईस्वी का अभिलेख है। जूनागढ़ का अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है, संस्कृत में लिखित पहला अभिलेख है, संस्कृत में लिखित पहला अभिलेख है। और इसका जो ज़्यादा प्रश्न बनता है किसका है, तो रुद्र दामन का, और संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। और इसकी खास बात है कि एक प्रश्न बनता है कि सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का निर्माण आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मौर्य वंश का शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो सुदर्शन झील का उन्होंने निर्माण करा दिया था, पर वह क्या हो रही थी, वह मतलब समाप्त हो रही थी, ठीक है ना। और वह उसका फैलाव क्षेत्र क्या हो रहा था, सिकुड़ रहा था, ठीक है ना। तो इस लुप्त होने कगार पे आ गए थे। उसको फिर से खुदाई करवाए, फिर से और बड़ा पुनर्निर्माण करवाने के श्रेय किसको जाता है? उस सुदर्शन, उस झील को कहते हैं सुदर्शन झील कहते हैं। उस झील को क्या कहते हैं? सुदर्शन झील कहते हैं, ठीक है ना, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर। आपको पता है जम्मू कश्मीर भी एक रियासत हुआ करता है जहाँ के राजा हरि सिंह हुआ करते थे, ठीक है ना। इन्होंने भी ऐसे नहीं विलय कर लिए भारत में। तो ये क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न कब बनता है, इसका प्रश्न हम आपको यहाँ लिखे 26 अक्टूबर 1947 को, मतलब जब पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तब पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान अपने कब्जे में लेना चाहता था, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर पर जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे उन्होंने गुहार लगाई भारत से कि हमें बचा लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। उस समय फिर भारतीय सेना ने या भारतीय सरकारों ने क्या किया, जम्मू कश्मीर के लिए अपनी सेना भेजी और पाकिस्तान को सेना को अलग कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद से फिर राजा हरि सिंह ने क्या किया, विलय पत्र से जम्मू कश्मीर का भारतीय परिसंघ में विलय कर दिया गया। कैसे विलय हुआ जम्मू कश्मीर का? विलय पत्र द्वारा, जूनागढ़ का जनमत सर्वेक्षण के द्वारा। जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ? जनमत सर्वेक्षण द्वारा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जन मतलब जनता, मतलब मतों, जनता के मतों का क्या हुआ, संग्रह हुआ। उसके बाद इसका भारत परिसंघ में विलय किया गया। बाकी जम्मू कश्मीर का भी विलय पत्र द्वारा, ठीक है ना। उन्होंने एक पत्र पे लिख दिए थे जिसको बाद विलय कर लिया गया, ठीक है ना। विलय मतलब समाहित कर लिया गया भारतीय परिसंघ में, ठीक है ना। और इस तरीके से 565 देशी रियासतें भी भारतीय परिसंघ में शामिल हो गई, ठीक है ना। अब आपका एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था? संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी था। क्या? हाथी था। हमने था इसलिए लगाया क्योंकि हाथी क्या है, पुल्लिंग है। हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथनी, ठीक है ना, इसलिए हमने था लगाया। अगर हथनी लिखा होता तब थी लिखते हम। तो हाथी इसका संविधान सभा का प्रतीक था। हाथी से प्रश्न बनता है कि भारत का विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी है। भारत का विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, जिस दिन विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। उस दिन हाथी दिवस भी मनाया जाता है। और हाथी को भारतीय विरासत पशु घोषित किया गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा हाथी केरल राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा हाथी केरल राज्य में पाए जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो संविधान सभा का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? हाथी था। अब आपने इतना जान लिया। अब आइए बात करते हैं, एक प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा बनता है कि जो भारतीय संविधान है या भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा ऋणी किस देश का है? तो भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा ऋणी देश क्या, देश के रूप में आ जाएगा? देश नहीं, सबसे ज़्यादा अगर ऑप्शन में अधिनियम के रूप से रहे
तो अगर प्रश्न बनता है भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा ऋणी किस अधिनियम का है, जैसे आपका 1919 आ जाए, 1909 का आ जाए, 1935 का आ जाए, ठीक है ना, 1900 ऐसे अगर अधिनियम आ जा रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या मारेंगे, 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम सबसे ज़्यादा, क्योंकि 1935 के अधिनियम से 250 अनुच्छेद लगभग हूबहू भारतीय संविधान में ले लिए गए हैं 1935 के अधिनियम से, ठीक है ना। इसीलिए भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा ऋणी किसका है, भारत शासन अधिनियम 1935 का है, क्योंकि इसके लगभग 250 अनुच्छेद हूबहू ले लिए गए, ठीक है ना। ये इसलिए, और भारतीय संविधान के 250 प्रश्न लगभग इसमें से ले लिए गए। आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, जो भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारत में सबसे बड़ा है। और आरबीआई क्या है, केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की स्थापना की गई थी। और 1935 के अधिनियम से 1937 में बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं, भारत से उसको भी स्वतंत्र किया गया 1935 से, ठीक है ना, 1935 के अधिनियम के द्वारा। और 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको अलग किया गया ना, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, और 1935 का अधिनियम जो है संघीय शासन प्रणाली, जो आपका केंद्र में अधिनियम मतलब संघीय शासन प्रणाली कब से लागू हुई थी, 1935 के अधिनियम से। उसके पहले जो 1919 का अधिनियम था वह 1935 तक लागू था, उसको कहते हैं द्वैध शासन, क्योंकि जो 1919 का अधिनियम था उसने दोहरा शासन लागू कर दिया था। तो वह कब तक चला था, 1935 तक। फिर 1935 से संघीय शासन प्रणाली लागू हुई, संघीय अधिनियम लागू हो गया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रारूप समिति, क्योंकि इसमें सबसे झंडा समिति की आपकी सबसे ज़्यादा है अल्पसंख्यक राज्यों के लिए देशी रियासत संबंधी, ठीक है ना। ये समितियाँ आपकी महत्वपूर्ण हैं। आपको अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं प्रारूप समिति बनते हैं, और छोटी समितियाँ भी है, पर ये मुख्य समितियाँ बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए, और इसका अंत में स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, ठीक है ना। आइए प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं, जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। यह कितना सदस्यीय थी, BR अम्बेडकर सहित 7 सदस्यीय समिति थी, ठीक है ना। प्रारूप समिति कितनी थी, BR अम्बेडकर सहित 7 सदस्यीय समिति थी। अब आप जान रहे हैं BR अम्बेडकर कौन थे, इसके अध्यक्ष थे, और इसके अतिरिक्त जो सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद शाहदुल्ला थे, KM मुंशी थे, BL मित्तल थे, DP खेतान थे। इसलिए हम इस समिति को बता रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रश्न बनता है, कहता है निम्नलिखित में से बताइए इनमें से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसलिए आपको इन 7 लोगों का नाम जानना है, तभी आप मतलब डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से इसमें सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के। और जो ज़्यादा वन लाइनर के रूप में प्रश्न बनते हैं वह बनता है कि BL मित्तल के इस्तीफे के बाद प्रारूप समिति में कौन शामिल होता है, तो N माधव राव मतलब नारायण माधव राव को BL मित्तल की जगह प्रारूप समिति में शामिल किया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है प्रारूप समिति से DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, और DP खेतान क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है एकाएक। तो उसके बाद DP खेतान की जगह प्रारूप समिति में किसको लाया जाता है, TT कृष्णा मचारी को लाया जाता है, ठीक है ना, TT कृष्णा मचारी को लाया जाता है। ये दोनों प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना, किसकी स्थान पे किसको लाया गया, किसके स्थान पे, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में कि भीमराव अम्बेडकर को पहले संविधान सभा ने कहाँ से चुना था, उसके बाद ये कहाँ से आया, क्योंकि इनका भी जो प्रश्न बनता है हम आगे बता रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा। अब आप जान रहे हैं अम्बेडकर जी को शुरुआत में संविधान सभा ने पूर्वी बंगाल से चुना था। पूर्वी बंगाल, अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न बन गया होगा हमारे यहाँ भी बंगाल है, तो हमारे यहाँ जो बंगाल है वह पश्चिम बंगाल है, और यह कैसा बंगाल है, पूर्वी बंगाल है। तो यह स्वतंत्रता के पूर्व था, और स्वतंत्रता के जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत से भी पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। तो जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान एक अलग देश हो गया, तो यह जो क्षेत्र था पूर्वी बंगाल, यह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, ठीक है ना। जब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो भीमराव अम्बेडकर जी को इस्तीफा देना पड़ा। जब इस्तीफा देना पड़ा तो उस समय महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी के कहने पर महाराष्ट्र नामक अभी जो आज राज्य है वहाँ पहले प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, ठीक है ना, यह प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो ऐसे बम्बई प्रेसिडेंसी की
अधीन आता था पुणे, जो आप जानते हैं पुणे में अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है। पुणे एक जिला है महाराष्ट्र का, ठीक है ना। तो पुणे जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आता, ठीक है ना। तो इसके जो पुणे सीट थी, ये इस पे उस समय सदस्य कौन थे? एम.आर. जायकर थे। और गांधी जी के कहने पर एम.आर. जायकर ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अंबेडकर जी का मतलब उपचुनाव कराया गया। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उस पर उपचुनाव कराया गया, और जब उपचुनाव कराया गया तो वहाँ पर एम.आर. जायकर इस्तीफा दे भी वहाँ पे बी.आर. अम्बेडकर को जीत गए। फिर उनको पुनः बम्बई सीट से संविधान सभा में लाया गया, ठीक है ना। प्रश्न बनता है कि बी.आर. अम्बेडकर के चुनाव कहाँ से हुआ था? तो बम्बई सीट से हुआ था, ठीक है ना। बम्बई प्रेसिडेंसी सीट से, और सीट के रूप में आ जाए तो पुणे सीट से हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है ना। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में बताइएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए, ठीक।